नमस्कार दोस्तों, मैं आंद्रा एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी के लिए हिंदी के एक बेहतरीन मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं और जिसमें अभी तक कुल 9 मॉक टेस्ट कवर कर चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल और यूपीएसआई को विशेष ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसको तुरंत जाकर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं और अनुनासिक में चंद्र बिंदु को लिया जाता है। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। संभालना यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है और यह क्या होगा? अनुनासिक होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होंगी यहाँ पर? पहला जो क वर्ग होता है वो कंठ ध्वनियों में आता है। यहाँ पर जो च और ज है ये तालव्य ध्वनि में आता है, ट और ठ मूर्धन्य में आता है तथा य और र जो है इसको तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी। व्यवस्थित वर्ण समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर आपका डी होगा। नेक्स्ट दिया गया है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो सही आंसर इसका ए होगा कि हिंदी में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका सही आंसर ए होगा। 46 इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा वाक्य रेखांकित पद है। तो इसका सही आंसर बी होगा। यह रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और कौन सी संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होती है किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मिठास, कालिमा, क्रोध इत्यादि। तो यहाँ पर जो यौवन है एक अवस्था है, एक अवस्था का बोध करा रहा है, तो ये आपका संज्ञा होगा और भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश सबसे पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है, पिताजी आ रहे हैं सहारा दो। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी होगा। पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। क्लियर है? उनको जो है आदर सूचक शब्द होता है। क्लियर? आपको मालूम है कि सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है। यदि सर्वनाम की कुल संख्या पूछा जाए तो कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 11 होती है। ये भी एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। राम लक्ष्मण जो है संज्ञा है, जबकि छोटा बड़ा और हरा पीला ये गुणवाचक विशेषण है और 2 3 संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर सी होगा। उसने कार बेच दी। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप क्रिया के पहले किसको लगाकर प्रश्न करिए। यदि आंसर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, यदि ना मिले तो अकर्मक क्रिया। तो उसने कार बेच दी, किसको बेच दी? कार को बेच दी। आंसर मिला। और इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ
शब्द को पहचानना। यहाँ पर तक के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। जो तक है ये क्या है, निपात है। ठीक है, निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा इनका लिंग वचन नहीं होता है। निपात को सामान्य रूप से अव्यय मानते हैं किंतु शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं, और निपात के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। तो जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर आगे डिटेल पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित करिए। सही आंसर ए होगा, पानी। ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। बाकी सभी यहाँ पर स्त्रीलिंग हैं। क्लियर है। तो जो द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं वो सदैव पुल्लिंग में होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। सही आंसर यहाँ पर ए होगा, डॉक्टर। ठीक है, जो डॉक्टर शब्द है वो स्त्री और पुरुष दोनों ही के लिए प्रयुक्त होता है, अतः यह उभयलिंगी है। जबकि और यहाँ पर विकल्प दिया गया है, विद्वान पुल्लिंग है, गायक पुल्लिंग है और अभिनेत्री क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि निम्न में से कौन सा वाक्य समान भूतकाल का वाक्य है। तो यहाँ सही आंसर ए होगा, वर्षा हुई। क्लियर है, ये क्या है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। शायद वर्षा हुई होगी, ये संदिग्ध भूत का प्रयोग हुआ है। वर्षा अभी अभी हुई है, यहाँ पर आसन्न भूत का प्रयोग किया गया है। तथा कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, इसमें पूर्ण भूतकाल है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है। तो यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है, तो सही आंसर बी होगा, यहाँ पर अपादान कारक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द हैं। तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा, नाक। ये रूढ़ शब्द हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द जिसका खंडन ना हो, यौगिक शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, और योग रूढ़ जो 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। अर्थात जो बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्लियर है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जो यहाँ पर दूध वाला दिया गया है, घुड़सवार दिया गया है, ये दोनों यौगिक शब्द हैं, जबकि लंबोदर क्या है, योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो सही आंसर बी होगा, श्रृंगार जो यहाँ दिया गया है तद्भव है, और जब इसमें तत्सम इसका लिखते हैं तो इस प्रकार से श्री लिखते हैं, बाकी गार उसी प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर बी होगा। जो चक्षु दिया गया है ये तत्सम है, किसका, आँख का। उष्ट्र ऊँट का है, और दधि किसका है, दही का है। अगला क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम है, तो इसका सही आंसर सी होगा, अग्निष्ठिका। क्लियर। अगला क्वेश्चन, तिक्त शब्द तद्भव है। ठीक है, तिक्त शब्द का तद्भव यहाँ पर सही आंसर ए होगा, तीता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर बी, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। ठीक है, सावधान प्लस ई बराबर सावधानी। अगला क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, जबकि ग्रहण का विलोम त्याग होता है, आग्रह का विलोम अनाग्रह होता है, और गृहीत का विलोम अगृहीत होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा बी होगा। क्लियर। शस्य जो है अनाज का पर्यायवाची होता है। अनाज के अगर हम और पर्यायवाची की बात करें, जैसे अन्न, गल्ला, धान्य, ये सब भी अनाज के पर्यायवाची हैं। अगला यहाँ पर चाह दिया गया है, चाह के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, इच्छा, अभिलाषा, वांछा, कामना, आकांक्षा इत्यादि। अगला
सलील दिया गया है, सलील का पर्यायवाची होगा जल, पानी, नीर, वार, अम्ब, तोय, उदक इत्यादि। अगला रूपा किसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी होगा। जो अंग है ये अनेकार्थी शब्द है। इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव, ठीक है, और एक देश का नाम भी है। क्लियर है? तो सही आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द होगा। तो सही आंसर बी होगा, उसे अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो। क्लियर है? जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसको अक्षम कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, और जिसमें सामर्थ्य न हो उसे असमर्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। सही आंसर ए होगा, उसे मैमर्त्य कहते हैं। क्लियर है? मृतगामी का तात्पर्य होता है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो। क्लियर? निर्विकारी का आशय है विकार से रहित, और यहाँ पर मुमूर्षु का मतलब होता है मर जाने की कामना या मर जाने की इच्छा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर यहाँ पर बी होगा, उसे संधि कहा जाता है। ठीक है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर यहाँ पर समास की बात करें तो दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को क्या कहा जाता है? कारक कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सही आंसर यहाँ पर बी होगा, बाल धन उचित। इसमें कौन सा संधि है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो सही आंसर बी होगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है? जैसे त्रिफला, नवग्रह। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। सही आंसर यहाँ पर डी होगा, पिता ने मेरे से कहा। यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा पिता ने मुझसे कहा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो सही आंसर इसका क्या होगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी होगा, अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, और अस्थाई भाव ही रस का आधार है। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है? एक रस में मूलतः एक ही अस्थाई भाव होता है जो काव्य के शुरू से आखिर तक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ए होगा, वर्ण का विचार होता है। तो वार्णिक छंदों में वर्ण का होता है, मात्रिक छंदों में मात्रा का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, अलंकार होगा। ठीक है? अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सही आंसर ए होगा, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्लियर? जैसे मुख चंद्र, चरण कमल, कमल नयन। ठीक है? ये रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घमंडी के 3 होना। घमंडी के 3 होना का सही अर्थ होगा बहुत सस्ता होना। ठीक है? परास्त हो जाना किस मुहावरे का अर्थ है? मुंह की खाना का मतलब होता है परास्त हो जाना। मर जाना किस मुहावरे का अर्थ है? काल की गाल में जाना का मतलब होता है मर जाना। ध्वस्त हो जाना ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है। अगला यहाँ पर दिया गया कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, न्याय।
न्याय क्या है, पुल्लिंग है। बाकी सारे यहाँ पर क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। क्लियर। तो ये था हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 10। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट सेशन में पुनः नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।